हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज़ हब। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुहाग की साड़ी। चलिए अब कहानी सुनते हैं। यह कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गौरा उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ते थे। वह हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। वह कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ में थी। गौरा को सहबोध से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा थी और अछूतों के प्रश्न से विरोध। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समीर के वे झोंके थे जो स्थिर जल को हल्की हल्की लहरों से आभूषित करते थे। वे प्रचंड झोंके नहीं जिनसे सागर विप्लव क्षेत्र बन जाता था। विदेशी कपड़ों की हुलियाँ जलाई जा रही थी। स्वयं सेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वार पर खड़े हो होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे, और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होकर आना पड़ता था। खद्दर और गाढ़े के दिन फिर गए थे। नयन सुख नयन दुख, मलमल और तंजेब तनबेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ अब सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो। गौरा, अरे तो इसी घड़ी कोई साइज निकली जा रही है, फिर कभी दे देना। रतन, वाह, लोग द्वार पर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना। गौरा, तो यह कुंजी लो, निकाल कर दे दो, मगर यह सब लड़कों का खेल है। घर फूकने से स्वराज्य कभी नहीं मिला और न मिलेगा। रतन, मैंने कल ही तो इस विषय पर तुमसे घंटों सिरपच्ची की थी और उस समय तुम मुझसे सहमत हो गई थी। आज तुम फिर वही शंकाएं करने लगी। गौरा, मैं तुम्हारे अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी। रतन, अच्छा, शंकाएं फिर कर लेना, इस समय जो करना है वो करो। गौरा, लेकिन मेरे कपड़े तो न लोगे। रतन, सब देने पड़ेंगे। विलायत का एक भी सूद घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। इतने में रामटहल साइस ने बाहर से पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं, कहते हैं अभी कई मोहल्लों का चक्कर लगाना है। कोई गाढ़े का टुकड़ा हो तो मुझे मिल जाए। मैंने भी अपने कपड़े दे दिए। केसर महरी कपड़ों के गठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जा रही हो? केसर ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं। रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वह विलंब न कर सकी। लज्जा से सिर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने में सिलवाया था। गौरा ने पूछा, क्या यह सूट भी निकाल दूं? रतन, हाँ हाँ, इसे किस दिन के लिए रखोगी? गौरा, यदि मैं जानती इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी यह सूट न बनवाने देती। सारे रुपए खून हो गए। रतन सिंह ने कुछ उत्तर न दिया। तब गौरा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल कर फेंकने लगी। वह आवेश प्रवाह में आ गई। उनमें कितनी ही बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियाँ थी जिन्हें किसी समय पहनकर फूली न समाती थी। बाज साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंह से बार बार तकाजे करने पड़ते थे। इस समय सब की सब आंखों में खटक रही थी। रतन सिंह उसके भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था, पर इस समय चुप रहने में ही कुशल समझते थे। तिस पर भी दो एक बार वाद विवाद की नौबत आ ही गई थी। एक बनारसी साड़ी के लिए तो वह झगड़ पड़े, उसे गौरा के हाथों से छीन लेना चाहा, पर गौरा एक न मानी, निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकल आई जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टंगे हुए थे। गौरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया। रतन सिंह ने पूछा, कैसी साड़ी है? गौरा, कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। रतन, तंजेब की है तब तो ज़रूर ही विलायती होगी, उसे अलग क्यों रख लिया? क्या वह बनारसी साड़ियों से अच्छी है? गौरा, अच्छी तो नहीं है, पर इसे मैं न दूंगी। रतन, वाह, विलायती चीज़ को मैं रखने न दूंगा, लाओ इधर। गौरा, नहीं, मेरी खातिर इसे रहने दो। रतन,
तुमने मेरी खातिर से भी एक चीज़ न रखी तो मैं क्यों तुम्हारी खातिर करूं? गौरा, पैर पड़ती हूँ, ज़िद न करो। रतन, स्वदेशी साड़ियों में से जो चाहे रख लो, लेकिन इस विलायती चीज़ को मैं न रखने दूंगा। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने। यह गुलामी का दाग मैं अब नहीं रख सकता। लाओ इधर। गौरा, मैं इसे न दूंगी। एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ, न दूंगी। रतन, मैं इसे लेकर ही छोड़ूंगा। गौरा, नाहक ज़िद करते हो। रतन, आखिर तुम इसको क्यों इतना रखना चाहती हो? इससे क्या इतना प्रेम है? गौरा, तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो। इतने कपड़े थोड़े हैं, एक साड़ी ही रख ली तो क्या हो गया? रतन, तुमने अभी तक इन होलियों का आशय ही नहीं समझा। गौरा, खूब समझती हूँ, सब ढोंग है। 4 दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा। रतन, तुम केवल इतना बतला दो कि यह साड़ी तुम्हें क्यों इतनी प्यारी है, तो शायद मैं मान जाऊँ। गौरा, यह मेरे सुहाग की साड़ी है। रतन, तब तो मैं इसे कभी ना रखूँगा। मैं विदेशी वस्त्र को यह शुभ स्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार का यह अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रख सकता। मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूँगा। लोग कितने हतबुद्धि हो गए थे कि ऐसे शुभ कार्यों में भी विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते थे। मैं इसे अवश्य होली में दूंगा। गौरा, कैसा असगुन मुँह से निकालते हो? रतन, ऐसी सुहाग की साड़ी घर में रखना ही अशकुन है, अमंगल है, अनिष्ट है और अनर्थ है। गौरा, यूँ चाहे ज़बरदस्ती छीन ले जाओ, पर खुशी से न दूंगी। रतन, तो फिर मैं ज़बरदस्ती ही करूँगा, मजबूरी है। यह कहकर उसने लपक के गौरा के हाथों से साड़ी छीन लिया। गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन के उर्कातर नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम। केसर महरी बोली, बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए। रतन सिंह के बढ़े हुए हाथ रुक गए, मुख मलिन हो गया। उदास होकर बोला, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर यही सही। शाम हो गई थी। द्वार पर स्वयं सेवकगण शोर मचा रहे थे। कुंवर साहब, जल्दी आइए, श्रीमती जी से भी कह दीजिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। उधर रतन सिंह असमंजस में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं। आगे कदम बढ़ा चुका हूं, पीछे नहीं हट सकता। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है। त्रिया हट के सामने किसी की नहीं चलती। यूँ चाहो तो एक ताने में काम निकाल सकता हूँ, पर उसे बहुत दुख होगा, बड़ी भावुक है। उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह है, उसे आग कितनी अशकुन की बात है। ये कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगते हैं, अपने धुन में किसी की नहीं सुनते, बिगड़ते हैं तो मानो मुँह ही नहीं सीधा होता। लेकिन वे बेचारे भी तो अपने सिद्धांतों से मजबूर हैं। झूठ से उन्हें घृणा है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी पड़ी। उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा। घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। या कहीं मुंह दिखाने को जगह न रहेगी। लोग समझेंगे बना हुआ है, पर शकुन की चीज़ कैसे दे दूं? इतने में उसने राम टहल साइस को सिर पर कपड़ों का गट्ठर लिए बाहर जाते देखा। केसर महरी भी एक गट्ठर सिर पर रखे हुए थी। पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर ग्लानि की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गौरा को देखकर उन्होंने आंखें फेर ली और चाहा कि उसकी निगाह बचाकर निकल जाऊं। गौरा को ऐसा जान पड़ा कि उसकी आंखें डबडबाई हुई हैं। वह राह रोक कर बोली, ज़रा सुनते जाओ। रतन, जाने दो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छुपा लूं, पर गौरा ने उसे उनके हाथ से छीन लिया। उसे गौर से पढ़ा और एक क्षण चिंतामग्न रहने के बाद बोली, वह साड़ी भी लेते जाओ। रतन, रहने दो, अब तो मैंने झूठ लिख ही दिया। गौरा, मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो? रतन, यह तो मैं तुमसे पहले ही कह चुका था। गौरा, मेरी भूल थी, क्षमा कर दो और इसे लेते जाओ। रतन, जब तुम इसे देना अपशगुन समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गौरा, नहीं, लेते जाओ। अमंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं कर सकते। यह कहकर उसने अपने सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथों में रख दी। रतन ने देखा, गौरा के चेहरे पर एक रंग आता है और एक जाता है।
उन्हें अपनी अहित्यता पर लज्जा आई। हाँ, केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भावों का वध कर रहा हूँ। यह अत्याचार है। साड़ी गौरा को देकर बोला, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़ डालता हूँ। गौरा ने दृढ़ता से कहा, तुम न ले जाओगे तो मैं खुद जाकर दे आऊँगी। रतन सिंह विवश हो गए, साड़ी ली और बाहर चले गए। उस दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वह दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने के लिए जाती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटरों में भी गई। किसी प्रकार अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी, पर यह आशंका एक मेघमंडल की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी। जब 1 महीना पूरा गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती गई, तो कुंवर साहब ने उसे कुछ दिन के लिए अपने इलाके में ले जाने का निश्चय किया। वह अक्सर देहातों में प्रचार का काम करने के लिए जाया करते थे, पर अब अपने गांव से बाहर न जाते थे, या जाते तो संध्या तक लौट आते थे। उनकी एक दिन की देर, उनका साधारण सिर दर्द और जुकाम उसे अव्यवस्थित कर देते थे। वह बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती थी। किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी। वह तो देहात में पड़ी हुई आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे लेकर लौट आए। गौरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर घर संभालने में वह इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर न निकल सकी थी। कारण यह था कि केसर महरी उसके जाने के दूसरे दिन ही छोड़कर चली गई थी, और अभी तक इतनी चतुर दूसरी महरी मिली न थी। कुंवर साहब का साइस राम टहल भी छोड़ गया था। बेचारे कोचवान को साइस का भी काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आकाश को और एकटक होकर ताक रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लावें। यह मेरा ही प्रस्ताव था, पर 4 दिन यहाँ आए हो गए, उधर जाने का अवकाश ही न मिला। गौरा, मेरा तो जाने को जी नहीं चाहता, यहाँ बैठकर कुछ बातें करो। रतन, नहीं, चलो देख आवे, 1 घंटे में लौट आएंगे। अंत में गौरा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर न निकली थी। आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी। बाजार में कभी इतनी रौनक नहीं थी। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहो और कोरियों को अपनी अपनी दुकान सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कोरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंक कर बोले, राम टहल, तुम अब यहाँ हो? राम टहल का चेहरा सुसंपन्न था। उसके अंग अंग से आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी। आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ कि अस्तबल साफ करने वाला बुढ़ा राम टहल इतना सौम्य, इतना भद्र पुरुष है। वह बोला, सरकार, अब तो अपना कारोबार करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी है तब से अपने काम में लग गया। नहीं तो आप जानती ही हैं कि किस किस हालत में पड़ा हुआ था। जात का कोरी हूँ, पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। रतन, तो भाई अब मुँह मीठा कराओ, या बाज़ार लगाने की मेरी ही सलाह थी, बिक्री तो अच्छी होती है। रामटल, हाँ सरकार, आजकल खूब बिक्री हो रही है, माल हाथों हाथ उड़ जाता है। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है, और क्या चाहिए। मालकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए और बाज़ार का चमकना कहिए। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे शकुन की चीज़ की परवाह नहीं करते तो फिर हम विदेशी कपड़े क्यों रखें। जिस दिन होली चली उसके 2-3 दिन पहले ही सरकार इलाके में चले गए थे। इससे पहले भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूँगा, यह सारी माया उस सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, बहू जी, मुझे भूल तो नहीं गई। गौरा ने सिर उठाया तो सामने केसर महरी खड़ी थी। वह सुंदर साड़ी पहने हुई थी। हाथ पाँव में मामूली गहने भी थे। चेहरा खिला हुआ था। स्वाधीन जीवन का गौरव एक भाव में झलक रहा था। गौरा ने कहा, इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? अब कहाँ हूँ, हमें लौटने भी न दिया, बीच में ही उड़ भागी। केसर, क्या करूँ सरकार, अपना काम चलते देखकर सब्र न हो सका। जब तक रोज़गार न चलता था तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा टहल, कर्म कुकर्म सभी करना पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौटे हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाए न चुकेगी।
यह सब आपकी साड़ी की महिमा है। उसकी बदौलत हम गरीबों के कितने ही घर बस गए। 1 महीना पहले इस दुकान वालों में से किसी को रोटियों का ठिकाना न था। कोई साइसी करता था, कोई ताशे बजाता था, यहाँ तक कि कई आदमी मेहतर का काम किया करते थे। कितने ही भीख मांगते थे। अब सब अपने धंधे में लग गए हैं। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागन बना दिया, नहीं तो हम सुहागन होते हुए भी विधवाएं थी। सच कहती हूँ, सैकड़ों जबानों से नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हमारी रान जात को सुहाग दान दिया। रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो, आंखें सजल हो गई थीं और सुहाग की देवी अश्रु संचित नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा यहाँ से चली तो सड़क की बिजलियाँ जल चुकी थीं। सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसका हृदय भी आनंद के प्रकाश से जगमगा रहा था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर चलूं? गौरा, नहीं, छावनी की तरफ होते चलो। रतन, बाजार खूब सजा हुआ था। गौरा, यह ज़मीन लेकर एक स्थायी बाजार बनवा दो, स्वदेशी कपड़ों की दुकानें, और किसी से किराया न लिया जाए। रतन, बहुत खर्चा होगा। गौरा, मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। रतन, और रहेंगे कहाँ, पेड़ के तले? गौरा, नहीं, गांव वाले मकान में। रतन, सोचूंगा। गौरा, इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ, जो कपास बोएगा उसकी बिगाड़ माफ़ कर दो। रतन, हाँ, तदबीर अच्छी है, दुनी उपज हो जाएगी। गौरा, लकड़ी बिना दाम दो तो कैसा रहेगा? जो चाहे चरखे बनवाने के लिए काट ले जाए। रतन, लूट मच जाएगी। गौरा, ऐसी बेईमानी को न करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोले कर रहा हो। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।